नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से आज चर्चा करेंगे डेंगू पर। बारिश का मौसम चल रहा है तो डेंगू एक कॉमन बीमारी है। तो सरकार भी एक अभियान चला रही है, कई सारे अभियान चल रहे हैं जिसमें डेंगू ना हो इसके लिए रोकथाम के लिए उपाय चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, डेंगू का अगर किसी को होता क्यों है? तो एक डेंगू मच्छर से होता है। तो इसके क्या शुरुआती लक्षण अगर किसी को हो जाए तो सबसे अच्छे शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, डेंगू के लक्षणों में सबसे पहले होता है तेज ज्वर होता है, फीवर आती है, और उस फीवर के साथ साथ उसे हड्डी तोड़ दर्द फीवर भी कहते हैं। जॉइंट्स में पेन होने लगता है और उसके बाद सर में दर्द होता है, सर के पीछे हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होती है। और उसके बाद और भी जब सीवियर स्थिति होती है डेंगू फीवर की, तो शरीर पे लाल लाल चकत्ते चकत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, पेटिकल हेमरेज हम लोग कहते हैं। और उसके भी आगे होता है तो फिर स्टूल में, लैट्रिन में काला रंग ब्लड आना शुरू होता है, नाक से रक्त का स्राव होता है। ये सब गंभीर डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण के जिक्र किया आपने, और ये कारण जो होते हैं तो डेंगू काटने से होता है। अब कोई मरीज आपके पास आता है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे सब चीज़ों के बाद? डिटेक्ट कैसे करेंगे जो ये डेंगू का पेशेंट है? देखिए, डेंगू के जांच करने के लिए हम लोग ब्लड की सीरोलॉजी करते हैं, और आज के दिन में ये इसकी बहुत अच्छी टेस्ट किट के द्वारा भी आ गई है, जिसमें कि इंस्टेंट आपका पता भी चल जाता है कि डेंगू फीवर है कि नहीं। डेंगू है तो NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो जाती है, तो पता चलता है कि डेंगू फीवर है। IgG IgM भी देखा जाता है कि पुराना डेंगू था या फिर एक हफ्ते पुराना डेंगू था, किस तरह का डेंगू था। तो ब्लड के टेस्ट से डेंगू का कन्फर्मेशन हो जाता है कि लक्षण और प्लस ब्लड टेस्ट, इससे हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं डेंगू है। डॉक्टर साहब, इलाज की बात करें। इलाज अगर आपके पास कोई आता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चलाते हैं? देखिए, डेंगू में एक चीज़ देखी गई है कि करीब करीब 90 से 95% डेंगू फीवर जो होता है वो सेल्फ रिमिशन हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनमें से जो 5% होते हैं वो गंभीर डेंगू का रूप ले सकते हैं। उनमें से 1% में डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है जो अत्यंत घातक होता है। तो सबसे पहले तो डेंगू फीवर आती है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिहाइड्रेशन मेंटेन रहे, आपके ब्लड में बॉडी फ्लूइड जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सब आपकी मेंटेन रहे, आपको लवण और शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए इलेक्ट्रल पाउडर और आपको रसदार फलों का सेवन जितना हो सकता है अपने को रिहाइड्रेट करने के लिए करते रहना आवश्यक है। ये प्रथम चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि डेंगू में ध्यान रखना होता है कि फीवर बहुत हाई ना जाए, आपके सर का दर्द या बॉडी एक बहुत नहीं हो। तो उसके लिए सिंपल दवाइयाँ आती है, पैरासीटामोल, जिसका सेवन करके अपने फीवर को कंट्रोल करके रखें। और एक दिन में बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये भी प्रश्न होता है कि कितना पैरासीटामोल हम खा सकते हैं एक दिन में। जनरली सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 2 ग्राम पैरासीटामोल तक का ले सकता है, जो हम लोग लिमिट कहते हैं। तो 650 का जो पैरासीटामोल आता है वो 3 टाइम तक आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन किसी किसी को गैस्ट्रिक करता है पैरासीटामोल, तो गैस की दवा के साथ ले सकते हैं। डेंगू में कतई कभी भी एस्पिरिन, डिस्पिरिन, इकोस्पिरिन इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं किया जाता है। आइबुप्रोफेन जो कि गैस्ट्राइटिस कराए और जिसमें कि ब्लड थिन करने की जो शक्ति हो, वैसी दवाइयाँ नहीं चलती हैं, एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि आपके शरीर के प्लेटलेट्स की कमी होती है, और जो प्लेटलेट्स कम होता है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। और उस पर से अगर आप ब्लड थिनर या फिर वैसा एस्पिरिन टाइप की दवाइयाँ लेते हैं तो वो आपके रक्त के स्राव को बढ़ा देगा और वो बहुत गंभीर परिणाम देने की संभावना हो जाएगी। तो इसलिए वो सब अवॉइड करना है, वो सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डेंगू के फीवर में। और जो आपको ट्रीट करना है तो पैरासीटामोल और रिहाइड्रेट करते हुए ट्रीट करना है। अगर आपकी प्लेटलेट्स कमने लगती है और सामान्यतः वो 30,000 के बाद तक कम जाती है, तो बहुत सचेत हो जाने की आवश्यकता होती है और देखना है कि अगर थोड़ा भी कहीं ब्लड का लीकिंग है तो तुरंत प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आपको हॉस्पिटलाइज्ड होकर के ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता होती है। और अगर 20,000 या 10,000 से कम प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन हम लोग करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन ये एक कट ऑफ मार्क जो है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जनरल नहीं है। अगर किसी को 50,000 में ही लक्षण वैसे आ रहे हैं कि जिसमें कि हल्की सी भी ब्लीडिंग आई है, तो उनको 50,000 पे ही प्लेटलेट चढ़ा देने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स का जिक्र किया। एक स्वस्थ शरीर के लिए कितना प्लेटलेट्स अमूमन होना चाहिए? नीचे का तो अपने कट ऑफ मार्क 30 बता दिए, 30,000 होना चाहिए। उससे नीचे 50,000 भी, उससे नीचे 30,000 से नीचे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और हाईएस्ट कितना रहे तो आदमी स्वस्थ माने। दूसरा, इम्यूनिटी पावर इसमें कमज़ोर होने लगता है। तो हमें बताएं जो क्या खाएं और क्या ना खाएं, और प्लेटलेट्स के बारे में बताएं।
देखिए, सामान्यतः जो प्लेटलेट्स होता है सामान्य शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग रहता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। जब ये घट करके सामान्यतः 1 लाख में भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, अप डाउन होता रहता है कभी कभी। लेकिन अगर किसी को क्रोनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, कोई कारण से प्लेटलेट्स की कमी आती है, और डेंगू फीवर में भी प्लेटलेट्स की कमी ज़्यादा होती है। जब प्लेटलेट्स घटने लगते हैं तो 50,000 के नीचे में अलर्ट होना शुरू होता है, किसी 30,000 में, या ब्लीडिंग अगर आना शुरू हुआ हल्का भी कहीं भी, तो तुरंत सावधानी होकर के हॉस्पिटलाइज होकर प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन होने लगता है। खाने के चीज़ों में देखा गया, बहुत उसकी स्टडीज़ अभी कंक्रीट नहीं आई है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ने में, जैसे जिसमें कहा जाता है पपीता का पत्ता है, गिलोय है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग घबरा करके, कुछ जब डेंगू हुआ था तो बहुत लोग घबरा करके दिन भर पपीता का पत्ता पीना शुरू किया और दिन भर गिलोय पीना शुरू किए। उस कारण से गैस्ट्राइटिस, उस कारण से जॉन्डिस, उस कारण से लीवर का सूजन होना शुरू हो गया। तो घबरा करके आपको नहीं लेना ही है, आप चिकित्सीय सलाह में आप देख रेख करके, और एक आध कैप्सूल जो आता है जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ती है और आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, वो लेंगे, उतना ही से काफ़ी है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के 3 तरीके, जैसे आपने बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति कैसे अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है, उसके 3 मूल मंत्र हैं। पहला कि आपको एक्टिव रहना है, आपको काम खुद करना है, आपको 40 मिनट 50 मिनट का एक्सरसाइज, योगा, ये सब करनी है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। दूसरा, आपका डाइटरी पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फल जितना भी खा सकते हैं, और जंक फूड अवॉइड करें, पैकेज्ड फूड अवॉइड करें। ये दूसरा होता है जिसमें इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब है, वो सब मिल जाती हैं। और तीसरा मूल मंत्र है इम्यूनिटी बढ़ाने का 7 आवर्स का साउंड स्लीप। अगर ये 3 करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है, आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि डेंगू आपको होता है तो क्या करना है। सबसे पहले आप डेंगू ना हो इसके लिए मॉस्क्यूटो नेट का उपयोग करें। फिर भी अगर हो जाए तो इसमें प्लेटलेट्स कम नहीं लगता है। अगर 50,000 से नीचे आ जाए तो तुरंत आप डॉक्टरों से मिले, आप हॉस्पिटलाइज हों, और इसकी दवा आ गई है। दवा के साथ साथ इम्यूनिटी आपको मेंटेन करना है। इसके लिए भी इन्होंने 3 चीज़ें बताएं। अपने स्वस्थ का अच्छा खाना खाना है, नींद लेना है, प्रॉपर नींद लेना, और एक्सरसाइज करना है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।